लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते। आई एम डॉक्टर विनीत गेरा फ्रॉम गुरुकुल पब्लिशिंग हैदराबाद, और आज फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में, जो कि है हॉल ऑफ फेम। जहां पर आपको मालूम है कि हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे नए ऑथर्स से और जानते हैं उनकी किताब के बारे में, उनके टॉपिक के बारे में कि क्या खास है उनकी किताब में। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ बनी हुई है निधि मेहर जी। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको आपकी किताब लॉन्च करने के लिए। दर्शकों को बता दूं कि इनकी जो किताब है उसका नाम है क्रिएटिव पेरेंटिंग। और निधि जी खुद भी बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत सारा आर्ट वर्क करती हैं, और सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हैं, सर्टिफाइड करियर काउंसलर हैं, और भी बहुत कुछ करती हैं। तो सबसे पहले तो निधि जी, आप अपना प्रोफाइल ही एक बार बता दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थैंक यू गेरा जी इस अवसर के लिए। जो किताब मैनिफेस्ट हुई थी शायद कहीं 2000 में, साल 2000 में, और 25 साल के बाद वो आज स्वरूप मेरे सामने जब आया तो मुझे गूज़बम्प्स आज भी देकर जाता है। तो बहुत बड़ा मोमेंट रहा है लाइफ का, और बहुत ही ज्यादा डिफाइनिंग मोमेंट भी रहा है। तो मेरे बारे में बहुत कम शब्दों में, मैंने कभी ग्रो करना नहीं छोड़ा, मैंने कभी लर्न करना नहीं छोड़ा। इसलिए मैं लगातार कुछ ना कुछ टैग्स लेती चली गई लाइफ में, बट कभी अपने आप को विजिबल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि अभी मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ जहाँ लोग मुझे सुनना पसंद करें या मेरे बारे में जानना चाहेंगे या मैं उनको कुछ दे सकती। तो उसी टैग्स की जर्नी में मैंने पहला टैग अपना ग्रेजुएशन किया, उसने मुझे टीचर बनाया। दूसरा टैग मैंने साइकोथेरेपी करा, उसने मुझे साइकोथेरेपिस्ट बनाया। तीसरा टैग मैंने थिएटर का काम करा तो मैं थिएटर आर्टिस्ट बनी। पर इन सब से भी मेरा पेट नहीं भरा। फिर मुझे जरूरत पड़ी कुछ और करने की, जो मैं घर से अपनी जिम्मेदारियों के साथ संभाल सकूं। और तब मैंने उठाया अपना क्विलिंग का टूल। जब मैंने क्विलिंग का टूल उठाया तो उसके साथ मेरी जर्नी शुरू हुई एज एन आर्ट एंड क्राफ्ट एंटरप्रेन्योर की, जो मैंने कभी सोची नहीं थी। बिकॉज मैं एज अ पर्सन, मुझे फेविकॉल भी टच करना पसंद नहीं था लाइफ में, मुझे पेंट्स टच करने पसंद नहीं थे, मुझे स्टेशनरी खरीदना पसंद था पर इस्तेमाल करना पसंद नहीं। तो वो जर्नी जब शुरू हुई, उसके बाद टैक्स का सिलसिला हमने फिर आगे बढ़ाया कि अब हम मम्मी भी बन गए हैं। पर ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, सिर्फ हाउसवाइफ बन के या एक स्कूल टीचर बन के या मम्मी बन के हमको अपनी जिंदगी नहीं काटनी है। तो फिर मैंने एजुकेशन के फील्ड में और टैक्स सर्टिफिकेशन करने शुरू करे, जिसमें सीबीटीपी हो गया, चाइल्ड थेरेपी भी हो गई, फैमिली थेरेपी हो गई, प्ले थेरेपी हो गई। ढूंढती रही और करती रही। क्राफ्ट में मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है, बट हाँ, आज की डेट में आर्ट इंडस्ट्री, क्राफ्ट इंडस्ट्री मुझे मेरे नाम से जानती है, पहचानती है। तो ये मेरी खुद की बनाई हुई पहचान है। फिर मैं ट्रेनिंग की तरफ आई, और अब मैं क्रिएटिव एम्पावरमेंट कोच के नाम से ज्यादा जानी जाती हूँ। तो ये है मेरी थोड़ी सी छोटी सी जर्नी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और क्रिएटिविटी और बहुत सारी लर्निंग से भरी हुई। बिल्कुल। चलिए जी, अब रुक करते हैं आपकी किताब के बारे में, क्रिएटिव पेरेंटिंग। सो एक ही सवाल में दो तीन सवाल दाग रहा हूँ। एक तो ये कि आपको इसका ख्याल कैसे आया, और दूसरा ये कि ये किताब कैसे डिफरेंट है ओल्ड फैशन पेरेंटिंग से। मतलब हमारे ज़माने के जो लोग हैं, वहाँ पे स्कूलों में एक अलग तरीके की मार पड़ती थी, घर पे भी पड़ती थी। एक अलग तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल था, माँ बाप बिजी हैं कमाने में, घर बनाने में, है ना। और आज जो है ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या डिफरेंस आप देखते हैं, और क्यों आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक टॉपिक को चुना? क्रिएटिव पेरेंटिंग, जैसा मैंने पहले भी बोला कि मैंने सोच के नहीं किया था। जब मेरी शुरुआत हुई, जब मैं पहली बार मदर बनी, मम्मी बनने का मुझे सौभाग्य मिला, मेरी लाइफ कुछ उथल पुथल से गुजर रही थी। और वो उथल पुथल ऐसे थे क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटर रिलीजन मैरिज होने की वजह से एक टैग भी थे, और साथ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी थी साथ में, क्योंकि हम कहने के लिए अरेंज को, लव को अरेंज करा चुके थे, बट वो कागज पे अरेंज थी, अभी रिश्तों में अरेंज नहीं हुई। तो रिश्तों में अभी बहुत स्ट्रगल बाकी था।
और प्रेगनेंसी जल्दी आ गई। बड़े हम उतने हुए नहीं थे तब तक, मैच्योरिटी थी नहीं। तो जब क्विलिंग का टूल उठाया उन्हीं उसी दौरान 2008-2009 के उसी पीरियड में, जब क्विलिंग का टूल उठाया और बनाना शुरू किया, और साथ साथ ये देखा कि जैसे जैसे बड़ा वाला बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा भी आर्ट एंड क्राफ्ट का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। मैं भी अपने खाली समय में और ज्यादा टाइम देती जा रही हूँ, और धीरे धीरे वो मेरे साथ रंगता चला गया। चाहे उसकी कोई कंपटीशन आना, उसका कोई इवेंट आना, तो वो हमने खुद ही लिखना, क्योंकि शायरी हम करने लग गए थे, तो वो भी खुद लिखना शुरू करा, और कॉम्पिटिशन में उसको अच्छा रिजल्ट भी आने लगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, मुझे लिखना आता है। तब तक हम सिर्फ दुख भरी कविताएं लिखते थे, उसके बाद हमने अच्छी पॉजिटिव पोएट्री करनी शुरू करी। उसी के साथ साथ जैसे जैसे वो और बड़ा हुआ, तो हमने घर की दीवारें रंगनी शुरू करी, उसके साथ बच्चा बनना शुरू करा, और खेल खेल में ही रंगों के साथ क्रिएटिव पेरेंटिंग वर्ड दिमाग में बैठता चला गया। बट तब भी ये नहीं सोचा था कि इसको मैं बहुत ज्यादा आगे ले जा पाऊंगी। 8 साढ़े 8 साल के बाद जब दोबारा से मदर बनने का सौभाग्य मिला, और छोटे वाले ने ये बताया कि जो आपने बड़े के साथ करा है वो मेरे साथ बिल्कुल नहीं अप्लाई होने वाला है, मैं अपनी रूपरेखा लेकर आया हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी लेकर आया हूँ, जो कि बहुत अलग है। और उन्हीं दौरान मुझे मैटरनिटी लीव पर घर में कुछ करने को था नहीं। बॉडी, ऑब्वियस सी बात है कि प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी बहुत हैवी होती है, वो ज्यादा कर भी नहीं पाती है। तो मैं अपना खाली समय सिर्फ यही सब चीजें बनाने में लगाती। तो जब छोटा वाला पैदा हुआ, उसने खिलौनों को नहीं देखा, उसने रंगों को देखा। उसने दीवारों पे नहीं किया, उसने कागज मांगे कि मैं दीवार पे भी नहीं, फाइल में भी नहीं करूंगा, मुझे ड्राइंग फाइल भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कागज चाहिए और मुझे रंग चाहिए। उसके साथ मेरी फिर से एक जर्नी शुरू हुई, जो एक लेवल तक बड़े वाले के साथ आ चुकी थी, बट सेकंड वाले ने उसको नया रूप देना शुरू किया। और तब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस संकलन करने शुरू करे। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ नया बन रहा है, और ये मुझे आने वाले टाइम में दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। क्योंकि इतने सालों से मैं एजुकेटर थी स्कूल में, तो पेरेंटिंग तो मैं इनडायरेक्टली कर रही थी, बट कभी भी मैंने सामने से पेरेंटिंग कोच बन के काम नहीं करा। तो वहां से क्रिएटिव पेरेंटिंग का टर्म आने लगा, और धीरे धीरे वो किताब तक पहुंच गया, क्रिएटिव पेरेंटिंग क्राफ्ट योर चाइल्ड्स जर्नी। क्योंकि हम सब क्राफ्टर्स हैं, हम सबके अपने अपने पेशे हैं, और वो हमारा क्राफ्ट है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न मेरा जी जो आपका था कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में बहुत डिफरेंस है। आपने भी मार खाई होगी, मैंने भी बहुत मार खाई है। हर छोटी बड़ी बात पर एक ही चीज होती थी, तपाक। उसके आगे पीछे कुछ सोचा नहीं जाता था, कोई रीजनिंग नहीं होते थे, कोई लॉजिक्स नहीं होते थे, जो बोल दिया बस बोल दिया। सीबीएसई ने उस पर एक और ठप्पा लगा दिया विद टाइम कि आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हो। तो जब स्कूल में हाथ नहीं लगा सकते, तो वो चीज पेरेंट्स घर में भी करना मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाते। पर बीइंग अ मदर, मैं ये बोलूंगी कि कभी कभी एक लगना बहुत जरूरी होता है, वो लगा भी देना चाहिए, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उस थप्पड़ में गूंज नहीं होनी चाहिए। उस थप्पड़ में सिर्फ एक एहसास होना चाहिए कि आप यहाँ पर गलत थे, और इसके आगे अब आपको नहीं जाना है, आपका यहाँ तक का लिमिट हो गया। तो वो थप्पड़ वैसा होना चाहिए। तो हमारे टाइम की पेरेंटिंग में, जैसा मैंने कहा, हम सिर्फ पिटते ही थे, हमारी बात तो सुनी नहीं जाती थी, हमारी चॉइसेस का कोई मतलब नहीं होता था। पर आज की पेरेंटिंग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो बन गई है, उसमें चॉइसेस के अलावा और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि वो कुछ भी गिव इन करने को तैयार हैं, कुछ भी पैम्परिंग करने को तैयार हैं, माइलस्टोन्स नहीं सेट करते या अचीव नहीं कर पाते बच्चे के साथ, क्योंकि उतनी ही मेहनत उनको भी डालनी। पेरेंटिंग का सीधा सा अर्थ है कि आपको नर्चर होना है, तभी आप उस नन्ही सी जान को नर्चर कर सकते हो, नहीं तो आप उसको कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि आजकल समय बहुत कम है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं,
अब इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि जब दोनों काम कर रहे होते हैं, जब शाम को दोनों थक के आते हैं और अगर आपस में कुछ बात करना है तो बच्चे को मोबाइल पे लगा देते हैं, या वैसे भी आजकल बच्चे मोबाइल पे, टीवी पे, गेम्स में, PS5 में, इसमें उसमें लगे रहते ये हैं, और लगे ओवर ए रहते पीरियड हैं। ऑफ टाइम वो उनका एडिक्शन भी बन जाता है। बिल्कुल। और मैंने तो बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि मोबाइल दिखा के खाना खा खिला रहे होते हैं कि बेटा तू बिल्कुल। मोबाइल देख, खाना खा। तो अब जो मोबाइल देख के खाना खा रहा है तो ऑब्वियसली उसका तो स्क्रीन की तरफ रुझान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे टाइट टाइमिंग वाले शेड्यूल में पेरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह है कि कैसे बच्चों को एंगेज रखा जाए टुवर्ड्स दी क्रिएटिव एक्टिविटीज रादर देन स्क्रीन, या किताबों की तरफ ढाला जाए, या कुछ कुछ ऐसा बनाने में, कुछ ऐसा करने में, या संगीत में, या डांस में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो स्क्रीन से थोड़ा हटके हो, तो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? देखिए गेरा जी, सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि 2 कदम पेरेंट को चलने ही पड़ेंगे, चाहे वो कितने ही टाइट शेड्यूल में क्यों ना हो। कितना ही टाइट जैम पैक्ड शेड्यूल क्यों ना हो, 2 कदम की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप इनिशियल फेजेस में जितना जल्दी बच्चों को स्क्रीन के साथ-साथ, स्क्रीन से हम बच नहीं सकते। हम आज का पॉडकास्ट भी स्क्रीन पे ही कर रहे हैं, तो स्क्रीन के बिना हमारी दुनिया नहीं है। पर स्क्रीन को अगर हम कागज पे रंगों के द्वारा उतारने लग जाए, या हम उसके ऊपर बातचीत करने लग जाए, या हम उसके साथ एक नया जरिया बना लें कि हम चलो आज हमने स्क्रीन पर एक कहानी देखी, या हमने एक कविता देखी, या बच्चे ने कार्टून देखा, तो सिर्फ वो कार्टून देखकर बंद ना हो जाए स्क्रीन, उसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी। क्या देखा, क्या समझ में आया, क्यों मजा आया, क्यों उसी को बार बार देखते हो, ताकि वो संवाद बनता चला जाए। और उस संवाद से आप बच्चे का इंटरेस्ट जान पाएंगे, उस बच्चे को समझ पाएंगे। तो स्क्रीन के बिना की लाइफ के लिए मैं नहीं बोलूंगी। आप इस्तेमाल करो, लेकिन कॉन्शियस इस्तेमाल करो। अच्छा चलो, आज कुछ बना के दिखा दो। रोज एक ही कार्टून देखते हो, आज उसको चलो कागज पर उतारने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप डिजिटल वर्ल्ड को बिल्कुल भूल जाओ। आप उसको साथ में संजो, उसको साथ में पिरो, उसी पे क्रिएटिव राइटिंग कर लो, उसी पे 4 राइमिंग पंक्तियाँ लिख लो, तो एंडलेस है। आप जहाँ तक बढ़ोगे, और इस काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक कॉन्शियस दिल और दिमाग चाहिए कि हाँ, ये मुझे करना है और डेली करना है। इमोशंस दिखाकर बच्चे के साथ बात करो, इमोशंस पे बात करो, जो चीजें हम नहीं करते हैं या जो हमारे साथ भी नहीं करी गई। बट आज की इतनी ओपन माइंडेड पेरेंटिंग में इमोशंस पर बात करना बहुत जरूरी है, नहीं तो टीनेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। थैंकफुली क्रिएटिव पेरेंटिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया कि मुझे, जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, अब टीनेजर है, मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा बहुत वाव वाला फेज गया है, बट हाँ, जैसा मैं दुनिया में सुनती हूँ, जैसा मैं केसेस में देखती हूँ, ऐसा मुझे कुछ भी हैंडल नहीं करना पड़ा है। क्योंकि बच्चों के पास एक दिशा है, बच्चों के पास एक गोल है। आप घर के झगड़ों को नहीं रोक सकते, आप बाहर की प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते, पर उनको रेजिलिएंट बनाने के लिए, उनको गोल माइंडेड, पॉजिटिव सेट माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ये हम अपनी बातों से ही दे सकते हैं। हम बातों के जादूगर होते हैं, और माँ बाप से बड़ा जादूगर कोई नहीं होता है। अगर हम नेगेटिव मैनिपुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव मैनिपुलेशन भी उतना ही दम बजा के करना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि कम्युनिकेशन इज द की, और 2 कदम पेरेंट्स को चलना ही पड़ेगा, उसके बिल्कुल। उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं। तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक चीज और, आपकी जो किताब है क्रिएटिव पेरेंटिंग, ये कौन से पेरेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, 3-5 साल के, या टीनेजर्स हैं, या कॉलेज में जाने वाले हैं? किन पेरेंट्स को एड्रेस करती है, या सबको करती है? ये सबको एड्रेस करती है, क्योंकि इसमें हर चैप्टर में एक कहानी है, हर चैप्टर में एक ट्रिक मिलेगी, एक टेक्निक मिलेगी, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और वो ट्रिक या टेक्निक कोई बहुत बड़ी नहीं है। उसमें स्टोरी टेलिंग है, उसमें क्राफ्ट है, उसमें जर्नलिंग है, उसमें जार मेकिंग है, या आपके पास संडे का समय है तो आप उसको 1 घंटे का क्रिएटिव आवर बना दीजिए।
आप उस समय सिर्फ क्रिएटिविटी करेंगे। आप शुरुआत अगर करेंगे तो आप रुकेंगे नहीं, ये मेरा वादा आपसे, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसी लत है, ऐसी अफीम की गोली है, एक बार लग जाती है तो आप नहीं रुक सकते हो। आप मेरी स्क्रीन पे जो पीछे में देख रहे हैं, जूम के स्क्रीन पर, ये भी मेरा ही बनाया हुआ है और आज किसी स्कूल की दीवार पे लगा हुआ है, मैंने और मेरी फ्रेंड ने बनाया था। ये 100 इंच बड़ा मंडला है, जो मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे को मौका मिलेगा या मैं करूंगी। तो वो पेंट ब्रश उठाना और उसको उतारना, वो सिर्फ एक जुनून था जो शुरू होता है। और आप एज अ पेरेंट कहीं तक भी ले जा सकते हो। हम सब अपने बच्चे को शाहरुख खान बनता हुआ देखना चाहते हैं, हम सब ए आर रहमान बनता हुआ देखना चाहते हैं, पर हमें अपने बच्चों को शाहरुख खान, ए आर रहमान, विराट कोहली नहीं बनाना है। हमें हमें उनमें वो क्वालिटीज डालनी है, वो क्रिएटिव क्वालिटीज डालनी है, वो नजरिया डालना है। तो ये किताब आपके इन सब सवालों का जवाब देती है। आपको इन बड़े नामों की जरूरत नहीं है लाइफ में। आप सिर्फ क्वालिटीज पर काम करिए और अपने बच्चों को टाइम दीजिए। आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, ये मैं एज अ मदर बोल रही हूँ ओपन फोरम पे, कि आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, सही भी और गलत भी। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि हम कुछ भी करा सकते हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल होता है। सिर्फ ज़रूरत है उनके साथ बात करके उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें और उसको नर्चर किया जाए, एक सही बिल्कुल। दिशा उनकी एनर्जी को मिले, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा कि कुछ कौन से ऐसे 3 मेजर टेक अवेज होंगे जो आपके रीडर्स को आपकी किताब से मिल सकते हैं। सबसे पहले, सृजन की कोई उम्र नहीं होती, क्रिएटिविटी की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपको आपके बच्चे में अगर स्पार्क दिखता है, आप उस स्पार्क को पकड़ के ही शुरू कर लीजिए। हर बच्चा खुली दीवार पर चित्र बनाना पसंद करता है या सफेद कागज पर पसंद करता है। आप अखबार देते हो, बच्चा चित्र बनाना पसंद नहीं करता है, चित्र पर बच्चा डूडलिंग करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चा खुली दीवार वाला है तो वो चित्रकार है। अगर वो बच्चा न्यूज़पेपर पर डूडल कर रहा है तो आने वाले समय का डूडल आर्टिस्ट भी बन सकता है। आपको रुख देना है। तो पहला, सृजन की कोई उम्र नहीं है। आप खुद में भी बहुत बड़े क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, नहीं तो आप अपने बच्चे से ही सीख लीजिए। उसकी हर तोतली वर्ड में, हर तोतले शब्द में क्रिएटिविटी छुपी हुई है, क्योंकि हर बच्चा शब्द अपने ढंग से बोलता है। अगर आपका बच्चा सो कॉल्ड झूठ बोल रहा है आपको, तो वो झूठ नहीं है, वो उसकी उम्र है, कहानियां बना रहा है। आप वहां से स्टोरी टेलिंग पकड़ लीजिए। ये सेकंड टेक है कि आप बातों से स्टोरी टेलिंग करवा सकते हैं, और स्टोरी टेलिंग सोचिए कहाँ तक करियर जाएगा, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म मेकर कहाँ तक पहुंच जाएंगे। आपको सिर्फ कड़ियां जोड़नी है। दूसरा टेक। तीसरा, अगर आपका बच्चा बहुत ही नेचर के करीब रहने वाला है, या संगीत में उसको रुचि है, या बॉलीवुड के डांसेस में ही उसको रुचि है, वहां से भी आप निकाल सकते हो परफॉर्मिंग आर्ट के करियर्स। तो वो तीसरा इंटेक है कि आपको रुकना नहीं है, आप अपने बच्चे को बहुत छोटी उम्र में करियर्स दे सकते हो, विजन्स दे सकते हो। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरा बड़ा वाला जो 15 साल का है, वो एनसीसी परेड आरडीसी लेवल पर 2100 बच्चों में एयर जोन में अकेला बच्चा गया था। तो वो एक बेंचमार्क अचीवमेंट थी हमारे लिए, और उसका साथ देने वाला था 3.5 साल की उम्र में जब हमने उसके साथ म्यूजिक शुरू किया था। वो उस म्यूजिक के दम पर गया, वो फिजिकली नहीं जा सकता था, वो वहां मार खा जाता, बट म्यूजिक के दम पर वो आरडीसी परेड, इंडिया का सबसे बड़ा परेड जो बच्चों के लेवल पर होता है, वो निभा कर आया है, और दिल्ली को रिप्रेजेंट करके दिल्ली को एक लेवल तक जिता कर दूरदर्शन में फीचर होकर वो बच्चा वापस आया। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 प्रोडक्शंस ऑलरेडी कर चुका है। तो ये जैसे हम बढ़ते चले गए, मैं उनके साथ बढ़ती चली। दूसरे बच्चे के लिए बोलूंगी कि वो ऑलरेडी ऑल इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का ऑनलाइन फोरम पर डांसर है। विज किड्स कार्निवल करके एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वो ऑलरेडी कई बारी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर चुका है। प्लस वो बहुत क्लियर है कि मुझे बड़े होकर ऑथर बनना है, मुझे डांसर बनना है, और मुझे आर्टिस्ट बनना है। पढ़ाई तो मैं कर ही लूंगा।
सो ये 3 इंटेक्स की लाइफ सिर्फ एकेडमिक्स तक नहीं रुकनी चाहिए, आप इसको ध्यान रखिए, उसको बढ़ाइए। सिर्फ शाहरुख खान को पर्दे पर देखकर खुश मत होइए, अपने बच्चों में भी आप वो क्वालिटीज देख सकते हैं, और वो रास्ता आपको चलना है, वो जिगर आपको पैदा करना है कि हाँ ये पॉसिबल है, कोशिश हम कर सकते हैं, और यकीन मानिए रास्ते बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते बनते हैं और उसके लिए एफर्ट्स जरूर पेरेंट्स को डालने पड़ते करने हैं। चाहिए, बिल्कुल। जी। हीरा जी, होता क्या है ना कि हमारे आज के समय में हम बहुत सारी एक्टिविटीज में बच्चों को डाल तो देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में भी अच्छा हो, अबैकस में भी अच्छा हो, ताइक्वांडो भी बहुत अच्छा करे, डांस भी बहुत अच्छा करे, लेकिन हम जीरो डाउन नहीं करते। हम सब कुछ का एक्सपोजर देकर समय आने पर जब बच्चा इंटरेस्ट शो कर रहा होता है, हम हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि ये रास्ते, क्रिएटिव रास्ते चलने आसान नहीं। अकेडमिक रास्ते बहुत क्लियर है, आपने ये डिग्री करी, आपने ये करा, आपकी इतनी की इनकम या इतने का बिजनेस आप कर लो। बट क्रिएटिव रास्तों में कोई सीधा रास्ता नहीं, हर किसी की जर्नी बहुत अलग है। कोई ठोकर खाकर आया है, तो कोई गोद में उठकर आया है, हर किसी के लिए रास्ते अलग है, तो ये हमें करना है एज अ पेरेंट। जी। और बिल्कुल ठीक बात कही आपने, क्रिएटिव रास्ते हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, और लेकिन आज के टाइम में खास बात यह है कि क्रिएटिव रास्तों में करियर हैं। एक बिल्कुल, टाइम था जहाँ पे बहुत लिमिटेड करियर होते थे, वही 4 एक्टर हैं, वही 4 सिंगर हैं, वही 4 डायरेक्टर हैं। आज की तारीख में अगर थोड़ा सा भी कुछ है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन बिल्कुल। हर क्रिएटिव आप फील्ड में है। बिल्कुल, अगर मिट्टी के दाने से क्रिएटिविटी हो रही है और पैसा कमाया जा रहा है, तो आप सोचिए बचा क्या लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। जी। तो बहुत अच्छी बात कही। और अभी मैं थोड़ा सा, मेरा अगला सवाल इससे अलग होगा। मेरा अगला सवाल है आपकी राइटिंग जर्नी से, कि आपके साथ कैसी रही राइटिंग जर्नी, कितना टाइम लगा, कितनी तकलीफ हुई, या कितना आसान था? बिकॉज आपने बहुत जगह पे शायरी भी लिखी है, बहुत छोटी छोटी कविताएं भी डाली हैं उसमें, तो ऑब्वियसली बहुत सारा क्रिएटिविटी आपने अपनी किताब में डाला है। तो कैसी रही ये पूरी राइटिंग की जर्नी? गेरा जी, आपके साथ तो राइटिंग जर्नी बहुत ही मजेदार गई। मतलब बीच में एक रुकाव भी आ गया था कि मैं थोड़ा रुक गई थी, पर आपने फिर से चाबी भरी और मैं फिर से लिखना शुरू कर दिया। पर मैं अपनी राइटिंग जर्नी का श्रेय दूंगी मेरे पहले हार्ट ब्रेक को। जब मेरा दिल टूटा, आई वॉज मे बी टीनेजर, 11th 12th क्लास में। एंड वो, पहले भी पेरेंट्स से बहुत ज्यादा मैं बोलती नहीं थी, दिल की बातें नहीं करती, तो मैंने कलम उठा ली। तब तक एक्सटेम्पोर्स, डिबेट्स और ये सब तो स्कूल के मैं करती थी, असेंबली के लिए भी लिखती थी, बट कभी उसको पोइट्री फॉर्म में मैंने नहीं लिखा था। वहां से वो दुख भरी पोइट्री आनी शुरू हुई, और उसको बच्चों ने समय के साथ, प्लस जब मैं स्कूल में स्टाफ सेट का रोल प्ले करा, जितने भी बार मुझे मौका मिला, या जितनी भी बार मुझे माइक पकड़ने का मौका मिला, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि जिस भी शख्स का फेयरवेल हो रहा है, वो उस दिन वो शब्द सुन के जाए, वो यादें लेकर जाए, तो उसके दिलो दिमाग में गूंजे और उसके जहन में उतर जाए कि हाँ, ये कार्यक्रम सिर्फ उसी के लिए किया गया था, और कोई वहां पर उस दिन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी नहीं थे, चाहे चीफ गेस्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो ये मेरी कोशिश रहती थी, और उसी ने मेरे को ये किताब लिखते टाइम, ये वाकई पेन डाउन करने में, उसको उतारने में, उस जर्नी ने मुझे बहुत मदद करी, जो कब से शुरू हुई थी, और स्कूल के एडिटोरियल बोर्ड से यहाँ तक की जर्नी वो क्रॉस हुई। एंड आपके साथ मुझे मजा इसलिए आया क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका है ना, वो बहुत ही इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, कि राइटर क्या चाहता है वो इम्पोर्टेंट, एज अ पब्लिशर मैं क्या चाहता हूँ वो सेकेंडरी है। टेक्निकलिटी मैटर करती है, यस, पर राइटर का थॉट उससे ज्यादा बड़ा है, ऑथर उससे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ऑथर अपनी पहचान, अपना इमोशन, अपने थॉट्स आपके पब्लिशिंग हाउस के जरिए उतार रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा कनेक्ट करी, और इसीलिए मैंने बोला ना, 2000 में जो सपना देखा था वो 25 साल के बाद पूरा हुआ है।
तो 25 साल का इंतजार ना वर्थ इट था। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। गुड। वैसे तो टॉपिक आपका इतना शानदार है कि हम घंटों घंटों बात कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन समय की मर्यादा है। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, या फेसबुक पे देख रहे हैं, या यूट्यूब पे देख रहे हैं? क्या आपका मैसेज रहेगा उनके लिए? मेरा मैसेज मेरी किताब के शुरुआत में लिखी गई 4 पंक्तियां: चलो सपनों की दुनिया सजाएं, हर मुस्कान में जादू जगाएं। कभी रंगों की बरसात होगी, कभी कहानियों की सौगात होगी। प्यार और स्नेह के धागों से सपनों की चादर हम मिलकर बुनेंगे। हर नन्हे कदम की धड़कन में नई उड़ान के रंग हम मिलकर बुनेंगे। ये क्या मेरा मैसेज है क्या हर बात! पेरेंट के क्या! लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए जी, अब हम आ गए हैं इस कार्यक्रम के अंत की तरफ। सो दर्शकों, ये थी निधि मेहर जी, जिनकी किताब है क्रिएटिव पेरेंटिंग। आप इसको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी किताब है अगर आप पेरेंट हैं, आपके लिए। और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल किताब होगी। और बीइंग अ पब्लिशर, मेरा हमेशा ये सौभाग्य होता है कि मुझे सबसे पहले पढ़ने को मिलती हैं चीज़ें, बिफोर इट गोज टू द मार्केट। सो आई कैन वाउच फॉर इट। बहुत ही अच्छी, बहुत शिद्दत से, बहुत बहुत इजी तरीके से किताब लिखी हुई है कि एक आम आदमी बड़े आराम से उसको पढ़ के और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकता है। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। और दर्शकों, अगर इसी तरीके के कार्यक्रम अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहें, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, थैंक यू थैंक सो यू गेरा मच। जी, बहुत मजा आया। जाने का मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। जी तो जी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।